जय हिंद। मैं पिंकू विद्यार्थी लाइफ जीएस में आपका स्वागत है। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आज से ही लग जाइए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बच रहा है। और बिहार पुलिस में पूछे जाने वाले जो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके सामने रखा गया है साहब। तो चलते हैं, अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिएगा, आप महासागरों का नाम सुने होंगे साहब, महासागरों का नाम सुने होंगे। यह है महासागर, ठीक है। तो आप महासागरों का नाम सुने होंगे। दुनिया की सबसे बड़ी महासागर है प्रशांत महासागर। दुनिया की सबसे बड़ी महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। उसके बाद आर्कटिक आती है, हिंद महासागर आता है, उसी तरह से और भी महासागर है साहब। तो उसी में एक सवाल पूछ दिया है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? द्वीप हम उसे कहते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई होती है, यानी जो भूमि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ रहता है उसे हम द्वीप कहते हैं। यह हमसे पूछा गया है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मेडागास्कर। अब मेडागास्कर जो द्वीप है वो है कहाँ? तो देखिएगा, ये है आपके अफ्रीका महाद्वीप। ध्यान देगा, ऐसे ऐसे जनरली नॉर्मल समझा रहे हैं आपको हम यहाँ पर। देखिएगा, ये है आपके अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका, हाँ ये हो गया, ये है आपके अफ्रीका महाद्वीप साहब, अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप के पास एक द्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के पास एक द्वीप है, और इस द्वीप का नाम है मेडागास्कर। क्या नाम है? मेडागास्कर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो मेडागास्कर द्वीप है वो किस महासागर में है, तो हिंद महासागर में है। और किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। यानी दो तरह की सवाल इसमें बनेगा साहब, दो तरह की सवाल बनेगा। तो हिंद महासागर में बहुत सारे द्वीप है, लेकिन हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है मेडागास्कर। लेकिन ये मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। बात किया जाए लक्षद्वीप का, लक्षद्वीप का, तो लक्षद्वीप आपका अरब सागर में है। लक्षद्वीप जो है ना वो है आपकी अरब सागर में, और ये हिंदुस्तान का यानी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। मालदीव, मालदीव है हिंद महासागर में साहब। कहाँ है? हिंद महासागर में, एक मुस्लिम कंट्री है। तो मालदीव जो है आपका हिंद महासागर में है। बात किया जाए श्रीलंका के, श्रीलंका के, तो ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका की अगर बात किया जाए, श्रीलंका की अगर बात किया जाए तो देखिएगा, ये है आपका भारत, ये है आपकी भारत, और भारत के नीचे आइएगा ना तो आपको मिलेगा श्रीलंका। तो ये हो गया आपका भारत, और ये हो गया श्रीलंका, ये हो गया श्रीलंका, श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक यहाँ पे एक द्वीप है, छोटा सा द्वीप है, यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है, और इस द्वीप का नाम है कच्चा थिब्बू द्वीप। इस द्वीप का नाम है कच्चा थिब्बू द्वीप। इस द्वीप का नाम है साहब कच्चा थिब्बू द्वीप, थिब्बू द्वीप। तो ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब हुआ कि ये है भारत, कहने का मतलब हुआ कि यह है भारत और यह है श्रीलंका, और भारत और श्रीलंका के बीच में एक द्वीप है, भारत और श्रीलंका के बीच में एक द्वीप है जिसका नाम है कच्चा थिब्बू द्वीप। ये थिब्बू द्वीप, ये कच्चा थिब्बू द्वीप बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो पहले ये भारत का हिस्सा हुआ करता था, पहले हो रहा ना, पहले ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1974 में क्या हुआ, 1974 में क्या हुआ कि भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीलंका की प्रधानमंत्री श्री मावे भंडार नायके, श्री मावे भंडार नायके, ये दोनों के बीच में समझौता हुआ। ये दोनों के बीच में क्या हुआ? समझौता हुआ। तो 1974 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की प्रधानमंत्री श्री मावे भंडार नायके, ऐसे श्री मावे भंडार नायके पूरी दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है। तो श्री मावे भंडार नायके, तो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की प्रधानमंत्री श्री मावे भंडार नायके, ये दोनों के बीच 1974 में एक समझौता हुआ, और इस समझौता के तहत जो कच्चा थिब्बू द्वीप भारत का था वो कच्चा थिब्बू द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया। आज ये कच्चा थिब्बू द्वीप श्रीलंका का हिस्सा है साहब। चलिए, हाँ अब आगे देखिएगा, कह रहा बिहार कला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बिहार कला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 18 अक्टूबर, 18 अक्टूबर को बिहार कला दिवस मनाया जाता है। अब यहां देखिएगा, कह रहा कि बिहार कला दिवस, तो बिहार कला दिवस 18 अक्टूबर को मनाया जाता है। बताया जाता है कि मौर्य कालीन एक चामर गृहिणी यक्षिणी मूर्ति थी साहब।
बताया जाता है कि मौर्यकालीन मतलब स्त्रियों की सौंदर्य को दर्शाते हुए मौर्य काल में बहुत सारी मूर्तियां बनी थी। मौर्य काल में बहुत सी मूर्तियां बनी थी। तो मौर्य काल की मूर्ति था चामर गृहिणी यक्षिणी। इस मूर्ति का खोज 18 अगस्त 1917 ईस्वी को 18 अक्टूबर 1917 ईस्वी को हुआ था। इस मूर्ति का खोज 18 अक्टूबर 1917 को हुआ था। इसका खोज पटना के दीदारगंज में गंगा घाट पर हुआ। तो चामर गृहिणी यक्षिणी की मूर्ति का खोज 18 अक्टूबर 1917 ईस्वी को पटना के दीदारगंज में गंगा घाट पर हुआ था। इसका खोज करने का श्रेय दिया जाता है गुलाम रसूल को। गुलाम रसूल को यह मौर्य काल की स्त्री की सौंदर्य को दर्शाता है यह मूर्ति। तो यह मूर्ति का खोज 18 अक्टूबर 1917 को हुआ। तो उस खुशी में 18 अक्टूबर को बिहार कला दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वहां स्टार्ट हो जाए तो 18 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? पीछे पीछे चलो, पीछे पीछे कहां जा रही है? वहां पाएंगे तो वहां पे सो जाओ, वहां पे चल जाओ। क्या इसको पहुंचा के तुम चलो? हाँ जाओ, पहुंचा कर चलेगी। ठीक, तो ध्यान दो, कहने का मतलब है कि इसका खोज हुआ 18 अक्टूबर को। तो 18 अक्टूबर को इस खुशी मनाया जाता है बिहार कला दिवस। आगे कह रहा मानसून शब्द की उत्पत्ति कब हुई? मानसून शब्द की उत्पत्ति कब नहीं, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई साहब अरबी भाषा से। किस भाषा से हुई है? अरबी भाषा से। यानी मानसून, मानसून का मतलब समझते हैं ना, हमारे यहाँ मौसम में बदलाव आती है साहब, जिसमें एक बारिश का भी मौसम है, तो एक हमारे यहाँ मानसून आती है। तो कहा जाता है कि मानसून जो शब्द है वो मानसून किस भाषा की शब्द है? तो मानसून अरबी भाषा की शब्द है। अब ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा हिंदुस्तान है। तो हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वर्षा किस मानसून से होती है? तो हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वर्षा जो होता है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी, समझना, मतलब ये पश्चिम वाला इलाका और ये दक्षिण वाला इलाका। तो हमारे यहाँ सबसे अधिक मानसून जो होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, यानी सबसे अधिक बारिश है हमारे यहाँ। 75% बारिश जो होता है इसी से होता है साहब। तो पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक बारिश जो होती है वो किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से 75% बारिश होती है। और भारत में सबसे ज्यादा मानसून जो होती है ना वो अरब सागर से उठने वाली मानसून से होती है। और बताया जाता है कि भारत में सबसे पहले मानसून आता है वह केरल राज्य में। किस राज्य में आती है? केरल में। सबसे पहले मानसून भारत में आता है केरल में, और केरल के बाद ये मालाबार तट से टकराती है। तो तट पूछे तो कुछ और होगा, राज्य पूछे तो कुछ और होगा। यानी सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है? तो केरल राज्य में। लेकिन सबसे पहले मानसून किस तट से टकराता है? तो मलाबार तट से टकराती है। किससे टकराती है? मलाबार तट से टकराती, मलाबार तट से टकराती है, मलाबार। अब देखिएगा ये जो मानसून है, ध्यान देगा, या फिर समझा रहे हैं आपको। देखिए ये आपकी भारत है साहब, ये है आपकी भारत, ये है आपकी भारत। भारत में मानसून किससे होती, सबसे अधिक मानसून किससे होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी से होती है, दक्षिणी पश्चिमी से होती है। यानी भारत का 75% जो मानसून है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से बारिश होती है। तो भारत में सबसे अधिक बारिश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है 75%। लेकिन इसी में एक है आपका अरब सागर। तो बताया जाता है कि अरब सागर से मानसून उठता है तो सबसे पहले केरल राज्य में आता है, और केरल राज्य के मलाबार तट से टकराती है, और ये पश्चिमी घाट से टकराते हुए, ये पश्चिमी घाट से टकराते हुए इस तरह से दो भागों में बढ़ती है साहब, दो भागों में। तो ये एक तो ये आरा वाली पहाड़ी से के समानांतर आती है, तो ये उत्तरी भारत में आ जाती है, और एक विंध्याचल पर्वत से टकराती है, जिससे गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिमी छत्तीसगढ़ में बारिश होती है। इससे पश्चिमी छत्तीसगढ़ में बारिश होती है। भारत में सबसे अधिक बारिश मानसीनराम में होता है। मानसीनराम ये आपका कहाँ पड़ता है? मेघालय में, मेघालय में। तो भारत में सबसे अधिक बारिश जो होता है वो मानसीनराम में होता है, और सबसे कम बारिश होता है लेह में। तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जहां शीत ऋतु में बारिश होती है। क्या होती है? शीत ऋतु में।
तो तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य साहब जहाँ शीत ऋतु में बारिश होती है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। मुर्गियों एवं अंडों का अधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? मुर्गियों एवं अंडों का अधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो देखिएगा, मुर्गियों एवं अंडों का अधिक उत्पादन होना आपका रजत क्रांति कहलाती है। क्या कहलाती है? रजत क्रांति। ऐसे अंडों के उत्पादन में पूरी दुनिया में पहला स्थान चीन का है। और बात करते हैं हम अपनी भारत की, तो भारत का स्थान है साहब तीसरा। तो मुर्गियों एवं अंडों का अधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो रजत क्रांति कहलाती है। क्या कहलाती है? रजत क्रांति। और हमारे यहाँ और अंडों के उत्पादन में पूरी दुनिया में पहला स्थान चाइना का है, भारत का स्थान है साहब तीसरा। देखिएगा, अब उर्वरक जो उत्पादन जो होता है ना, उर्वरक उत्पादन को भूरी क्रांति कहते हैं, उर्वरक उत्पादन को ही धूसर क्रांति भी कहा जाता है, और मांस उत्पादन को गुलाबी क्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलाबी क्रांति। यानी उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन धूसर क्रांति, और मांस उत्पादन कहा जाता है साहब गुलाबी क्रांति। चलिए अब कह रहा है ना कि किस राज्य ने गृह ज्योति योजना शुरू की है? कौन सा राज्य है जो गृह ज्योति योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक। देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, और गृह ज्योति योजना का मकसद मतलब ये हुआ कि कर्नाटक सरकार है वो अपने राज्य के नागरिकों को 200 यूनिट बिजली फ्री देगी साहब। 200 यूनिट बिजली जो है ना वो फ्री देगा, उसका पैसा नहीं लेगा। तो कर्नाटक सरकार एक योजना चलाया है, जिस योजना का नाम है गृह ज्योति योजना। कर्नाटक सरकार एक योजना चलाया है जिस योजना का नाम है गृह ज्योति योजना, और इस गृह ज्योति योजना के तहत कर्नाटक सरकार अपने राज्य के नागरिकों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देगा। कितना देगा? 200 यूनिट। ये अब आगे की बात करें। कुट्टिकन्नम पैलेस जो हाल ही में खबरों में था, ये किस राज्य में है? तो हाँ, एक बार मैगजीन उठा के देखिएगा ना, तो मैगजीन में कुछ दिन पहले कुट्टिकन्नम पैलेस चर्चा में था साहब। तो देखिए, बताया जाता है कि केरल में एक त्रावणकोर है, तो केरल में पहले त्रावणकोर हुआ करता था, अब तो उसका नाम चेंज कर दिया। तो देखिएगा, कह रहा कि भारत का एक राज्य है केरल, और केरल में त्रावणकोर है। तो त्रावणकोर में जो राजा होते थे ना, उनका ग्रीष्म काल में रहने के लिए वो इस भवन का इस्तेमाल करते थे, इस पैलेस का इस्तेमाल करते थे। तो केरल के सबसे नीचे में त्रावणकोर है, और त्रावणकोर में कुट्टिकन्नम पैलेस था। तो कुट्टिकन्नम पैलेस में पुराने जमाने के राजा ग्रीष्म काल में रहते थे। अब भारत सरकार इसको कह रहा है, लोग इसको कह रहा है कि इसको एक धरोहर के रूप में रखा जाए, धरोहर के रूप में मतलब कि इसको मान्यता दिया जाए। तो कुट्टिकन्नम पैलेस को धरोहर के रूप में मान्यता मिले, क्योंकि बहुत पुरानी चीज है, इसको लेकर चर्चा हो रही है साहब। तो ये चर्चा की विषय बनी हुई है। तो कुट्टिकन्नम पैलेस किस राज्य में हो जाएगा? तो केरल में हो जाएगा। किस राज्य में होगा? तो केरल में होगा। चलिए अब आगे कह रहा है बिहार में प्रथम आकाशवाणी केंद्र पटना का उद्घाटन, बिहार का प्रथम आकाशवाणी केंद्र पटना का उद्घाटन 26 जनवरी 1948 ईस्वी को किसने किया? यानी कहा जा रहा है कि जिस तरह से भारत में आकाशवाणी केंद्र आया, तो बिहार में भी आकाशवाणी केंद्र आया साहब। आकाशवाणी केंद्र का नाम सुने होंगे। तो 26 जनवरी 1948 ईस्वी को बिहार में पटना में आकाशवाणी केंद्र का स्थापना हुआ। तो पटना में आकाशवाणी केंद्र का सबसे ना, पटना में जो आकाशवाणी केंद्र का स्थापना हुआ, तो उस आकाशवाणी केंद्र का नाम था पटना आकाशवाणी केंद्र। तो कह रहा बिहार की प्रथम आकाशवाणी केंद्र पटना की उद्घाटन 26 जनवरी 1948 ईस्वी को किसने किया था? इसका स्थापना किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत के की नहीं किए हैं साहब। अब देखिएगा आगे,
बिहार का प्रथम आकाशवाणी केंद्र पटना का उद्घाटन 26 जनवरी 1948 ईस्वी को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता? भारत का बिस्मार्क। भारत का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया। भारत का एकीकरण जो किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। बताया जाता है कि जब पटना में आकाशवाणी केंद्र बना तो पटना रेडियो स्टेशन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का पहला रेडियो स्टेशन था। यानी आजादी के पहले भी रेडियो स्टेशन का स्थापना हुआ था। आजादी के पहले भी रेडियो स्टेशन का स्थापना हुआ था, लेकिन आजादी के बाद पहली बार अगर रेडियो स्टेशन का स्थापना हुआ तो पटना में हुआ। तो कह रहा पटना रेडियो स्टेशन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का पहला रेडियो स्टेशन था। श्री सीताराम मधेकर इसके प्रथम निर्देशक थे। श्री सीताराम मधेकर जो थे इसके प्रथम निर्देशक थे। अब आगे देखिएगा, कह रहा है ना कि गुलटोस मैक्सिमम मांसपेशिया कहाँ स्थित होती है। तो देखिएगा ये सबसे भारी मांसपेशिया होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर कभी पूछ दिया जाए कि शरीर की सबसे भारी मांसपेशिया कौन होती है, तो शरीर की सबसे भारी मांसपेशिया होती है साहब ग्लूटोस मैक्सिमम। और ये मांसपेशिया कुल्हा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कुल्हा में। तो ग्लूटोस मैक्सिमम मांसपेशिया जो होती है वो शरीर की सबसे भारी मांसपेशिया होती है। और ये मांसपेशिया किस में पाया जाता है? तो कुल्हा में पाया जाता है। आगे शक्ति बढ़ाने की शक्ति बढ़ाने की प्रशिक्षण विधि क्या कहलाती है? शक्ति बढ़ाने की प्रशिक्षण विधि क्या कहलाती है? तो कहलाती है साहब बैलिस्टिक विधि। क्या कहलाती है? बैलिस्टिक विधि। तो बताया जाता है कि इस विधि द्वारा इंसान को एक्सरसाइज करने की सलाह दिया जाता है और इंसान एक्सरसाइज करके अपनी मांसपेशियों की ताकत को बढ़ा सकता है, जैसे दौड़ना, ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सब चीज। चलिए, तो इसका राइट आंसर कौन होगा? ए होगा। आगे अब कह रहा है भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो देखिए भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम जो है ना वो 1972 में लागू हुआ था। 1972 में लागू हुआ था और 2003 में इसमें संशोधन हुआ था। तो भारत में वन जीवों की सुरक्षा हो, वन जीवों की कोई नुकसान न हो। तो भारत में वन जीवों का जो हत्या हो रहा था उसको रोकने के लिए 1972 ईस्वी में भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम लेकर आया गया। वन जीव संरक्षण अधिनियम लेकर आया गया और 2003 में वन जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया। और संशोधन करने का मुख्य मकसद था कि कोई व्यक्ति जीवों की हत्या न करे, कोई व्यक्ति जीवों की हत्या न करे। और 1980 ईस्वी में वन संरक्षण अधिनियम आया। 1980 ईस्वी में क्या आया? वन संरक्षण अधिनियम आया। 1980 ईस्वी में आपका वन संरक्षण अधिनियम आया और 1986 ईस्वी में पर्यावरण संशोधन अधिनियम आया। 1986 ईस्वी में क्या आया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया साहब 1986 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में वन जीव संरक्षण अधिनियम आया। 1980 ईस्वी में वन जीव है, वन संरक्षण अधिनियम आया। 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया और 2003 में वन जीव संरक्षण अधिनियम का संशोधन किया गया और इसमें मतलब इसको और हार्ड कर दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति वन जीवों को मारता है तो उसे कठोर से कठोर सजा दिया जाए।